नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो पहला बोल रहा है कि ओडिशाज ब्लैक बक पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड इन लास्ट 6 ईयर्स अकॉर्डिंग टू फिगर्स फ्रॉम द लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, मतलब कि जो पिछले 6 साल में जो उड़ीसा में ब्लैक बक मिलते हैं उनकी पॉपुलेशन जो है डबल हो गई है। ब्लैक बक्स आर फाउंड ओनली इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। ब्लैक बक क्या होते हैं? काले रंग के हिरन होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं देखने में। आप एक बार डायग्राम, एक उनकी मतलब जो है इमेज देखना गूगल पे, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा आर्टिकल ये वाला। तो जो है ना, ब्लैक बक्स जो होते हैं, हिरन होते हैं काले रंग के, बहुत सुंदर होते हैं देखने में। तो ये जो है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलते हैं, जहाँ पर जो ये सेंसस कैरी किया गया है, मतलब कि किया गया सेंसस। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो है जो ब्लैक बक मिलते हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गया पिछले 6 साल में। ब्लैक बक जो शेड्यूल 1 के अंडर में आते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था 1972 में, उसमें शेड्यूल्स बनाए गए थे, छः शेड्यूल्स थे, उसमें शेड्यूल 1 में आते हैं। इसका मतलब कि इनको जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है, इनका हम शिकार नहीं कर सकते, और ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं रेड बुक के अकॉर्डिंग। आपको पता है रेड बुक बनाते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं भाई, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल। तो ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई ब्लैक बक कहाँ मिलते हैं और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, किस शेड्यूल में आते हैं, ये सब पूछ लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है वो जान लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं इसके अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है तो 1972 में पास हुआ था। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स स्पीशीज इन ऑर्डर टू इंश्योर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब जो एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स स्पीशीज़ हैं, उनका प्रोटेक्शन करना, जिससे कि ये जो है एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फॉर अ लिस्टेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री। जो एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स लिस्टेड हैं WPA के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो है जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड सेंचुरीज़ हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनको मतलब उनका एरिया इंश्योर करना कि जो वो कम ना हो और वहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो सिक्योर रहें। ये भी काम किसका है? WPA का है। इट प्रोवाइड्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क जो बनते हैं वो भी इस एक्ट के अंडर में बनते हैं। तो 6 शेड्यूल होते हैं WPA के अंदर। तो देख लेते हैं शेड्यूल, 6 शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। शेड्यूल 1 में क्या होता है? दिस स्पीशीज़ नीड रिगरस प्रोटेक्शन एंड देयर फॉर द हार्जेस्ट पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ आर फॉर स्पीशीज़ अंडर दिस शेड्यूल। तो इस शेड्यूल में जो स्पीशीज़ हैं, अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं होता है या कोई उनकी पोचिंग करता है, हंटिंग करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रिगरस पेनल्टी हो सकती है। शेड्यूल 2 में एनिमल्स अंडर दिस लिस्ट आर अकॉर्डेड हाई प्रोटेक्शन, दे कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। इन जो शेड्यूल 2 में आते हैं उनको भी हंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ह्यूमन लाइफ पर थ्रेट आ रहा है तो इनको हंट किया जा सकता है, जो शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं। शेड्यूल 3 एंड 4 में वो एनिमल्स आते हैं, लिस्ट ऑफ फॉर स्पीशीज दैट आर नॉट एंडेंजर्ड। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज बट द पेनल्टी फॉर एनी वायलेशन इज लेस कंपेयर टू द फर्स्ट 2 शेड्यूल। मतलब कि जो है ये एंडेंजर्ड, ऐसी स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड तो नहीं है, लेकिन जो है अगर आप इनका हंटिंग करते हैं तो आपको पेनल्टीज़ लगेगी आपके ऊपर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के अंदर होती है। सिमिलरली 5th शेड्यूल में द शेड्यूल कंटेन्स एनिमल्स विच कैन बी हंटेड, जो हंट किए जा सकते हैं वो इस शेड्यूल में आते हैं 5th शेड्यूल के अंदर। और 6th में वो प्लांट्स आते हैं जिनका कल्टिवेशन प्रोहिबिटेड है, जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं, वो प्लांट्स आती हैं 6th शेड्यूल के अंदर। तो ये 6 शेड्यूल्स हैं, आप इसको याद रख लेना कि किस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, द एपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, इज एक्सपेंडिंग इट्स परव्यू टू कवर डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड विल बी रीनेम्ड द IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। जो IBF था उसने नाम चेंज कर दिया है अपना और वो बन गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ऐसा क्यों किया है? आप जानते हो पिछले 2 साल में जो OTT प्लेटफॉर्म का मतलब ग्रोथ है और जो पेनेट्रेशन है यूज़र्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी मूवीज़ आती हैं या वेब सीरीज़ आती है उनको उनका कंटेंट देखना, रिव्यू करना, वो काम भी जो है अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन करेगा।
IBF इज़ अ यूनिफाइड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। ठीक है, ये जो संस्था है IBF, ये फाउंड हुई थी 1999 के अंदर, और इसके अंडर में 250 इंडियन टीवी चैनल्स आते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। प्रोफेसर जो हैं CNR राव को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को एनी अवार्ड भी बोलते हैं। इनको क्यों मिला है वो अवार्ड? फॉर रिसर्च इनटू अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, एंड एनर्जी स्टोरेज। राव जो हैं एक बहुत ही नामी गिरामी केमिस्ट हैं, जिन्होंने जो है मेनली वर्क किया किसके ऊपर? सॉलिड स्टेट के ऊपर और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, उसके साथ ही जो है CN राव को भी भारत रत्न दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान। ठीक, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। Rao is one of the world's foremost solid state and materials chemist. He has contributed to the development of the field over 5 decades. Rao जो हैं वर्ल्ड के अग्रणी माने जाएंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट, और जो है इनके डेवलपमेंट जब 50 साल से ये रिसर्च के फील्ड में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को जो है अभी UAE गवर्नमेंट से गोल्डन वीज़ा मिला है। UAE गवर्नमेंट ने संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया है। तो अब जान लेते हैं कि ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है। तो गोल्डन वीज़ा जो सिस्टम है वो क्या है? एसेंशियली ऑफर्स लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी 5 या 10 ईयर्स के लिए टू पीपल बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग ग्रुप्स, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए विद आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स द लाइक ऑफ रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड दोज विद द साइंटिफिक एंड नॉलेज फील्ड एंड रिमार्केबल स्टूडेंट। गोल्डन वीज़ा में होता क्या है कि UAE गवर्नमेंट जो है वीज़ा देती है उन लोगों को जो कि इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिसके आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स हैं, जिनके अंदर रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, उनको 5 या 10 साल के लिए वो जाके रह सकते हैं UAE के अंदर। ऐसा वीज़ा उनको मिलता है। जो मेन बेनिफिट है इस वीज़ा का वो ये है कि देखिए सिक्योरिटी उनको मिलती है पूरी की पूरी UAE गवर्नमेंट से। इसके अलावा जो है भाई UAE गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में जो टैलेंट है वो, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो है माइग्रेशन होना शुरू हो गया है, कंट्रीज से जो है लोग अपने देश में आना शुरू हो गए हैं, दो जिससे बेस्ट टैलेंट जो है वो उनके कंट्री में रहे और उनकी ग्रोथ में काम करे वो। इसके अलावा जो है वो वहाँ पर आके वहाँ पर रह के वहाँ की इकनॉमी भी ग्रो करें। तो ये मेन मोटो है UAE गवर्नमेंट का, टू इशू द गोल्डन वीज़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। व्हाट इज़ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। स्मॉल पॉक्स इज एन एक्यूट कंटाजियस डिजीज caused by the variola virus, a member of the ऑर्थोपॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स जो है एक कंटाजियस डिजीज़, मतलब कि एक से दूसरे को फैलने वाली डिजीज़ है, बहुत जल्दी फैलती है, और ये वेरियोला वायरस से होती है डिजीज़ ये, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस का फैमिली का ही मेंबर है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज़ नोन टू ह्यूमैनिटी एंड कॉज मिलियन ऑफ डेथ्स। मतलब कि इतनी खतरनाक बीमारी थी ये एक टाइम पर कि इससे एक साल में 8 लाख तक लोग भी मर गए थे। ये बात है 1800 के आसपास की, कि 8 लाख लोग तक इंडिया में मर गए थे इस डिज़ीज़ की वजह से। और ये डिज़ीज़ मानी जाती है कि जो 3000 साल से एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जब पूरे वर्ल्ड में, और अब तक भी इरेडिकेट पूरी तरह से नहीं हो पाई है। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कन हैज़ सेड ही रिकॉग्नाइज्ड हिज कंट्रीज रोल इन द रवांडन जेनोसाइड एंड होप्ड फॉर फॉरगिवनेस। क्या हुआ था इस सब के पीछे? ये कहानी है कि 1994 में रवांडा एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में, जिसकी कैपिटल किगाली है। तो वहाँ पर जो है 1994 में जीनोसाइड हुआ था, मतलब कि हत्याएं हुई थी लोगों की। ठीक है, कुछ मतलब जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ मैटर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो कंट्री है रवांडा, उसमें 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। उसी में एक ग्रुप का जो सपोर्ट था वो फ्रांस गवर्नमेंट कर रही थी, और उस वजह से जो है एक ट्राइबल ग्रुप ने दूसरे ट्राइब्स के लोगों को मारा था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट। ये मैक्रोन ने माना है, और वो इस समय माफ़ी मांगने की उम्मीद करते हैं रवांडा गवर्नमेंट से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। MP लेड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2020 में क्वेश्चन भी MP लेड पे आया था। तो कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं, हो सकता है कि UPPCS में इस बार पूछ लें। MPs हैव रिटन टू स्पीकर ओम बिरला टू रीस्टार्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम।
तो एमपीज़ ने लिखा है स्पीकर ओम बिरला को कि जो है वो एमपी स्कीम दोबारा शुरू करें। जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 के दौरान जो है ये स्कीम को सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए और फंड को फ्रीज़ कर दिया था, लेकिन अब एमपीज़ कह रहे हैं कि भाई ये फ़ंड रिलीज़ किया जा सके। तो ये जो स्कीम है एमपी लेड स्कीम, ये 1993 में स्टार्ट हुई थी दिसंबर में। इट सीक्स टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द एमपी टू रिकमेंड वर्क्स ऑफ डेवलपमेंट नेचर फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट एंड फॉर प्रोविजन ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लोकल फेल्ट नीड। मेन बात यह है कि देखिए एमपी को लगता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम होना है जो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कुछ एसेट डेवलप होने वाली है, ठीक है। तो वो जो काम है वो रिकमेंड करता है और विद द हेल्प ऑफ एमपी लेड फंड उस काम को पूरा किया जाता है। एमपी लेड जो स्कीम है वो फुली फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसमें कोई स्टेट का रोल नहीं है, जो भी पैसा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। हर एमपी को इस स्कीम के तहत 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ मिलता है एनुअली। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए एमपी द रिकमेंड एवरी ईयर वर्क एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लेड एंटाइटल फॉर द ईयर द एरियाज। मतलब कि जो है जो ये 5 करोड़ मिलता है ना, तो एमपीज़ को हर साल कम से कम 15% काम जो है एससी एरिया में करना पड़ेगा और 7.5% जो पैसा है इसका वो एसटी एरिया में स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जो फंड रिलीज़ होता है इसके अंदर वो नॉन लैप्सेबल है। इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ रिलीज़ हुआ एक साल के अंदर और अगर वो नहीं खर्च हुआ तो जो है वो आगे जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है लैप्स हो गया मनी, ठीक, वो जुड़ता रहेगा आगे। और जो ये फंड है, ये फंड में काम करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके प्रोविज़न में सारे काम होते हैं। केवल एमपी रिकमेंड करता है कि भाई इस जगह पर ये आप काम करवाइए और पैसा जो है एमपी स्कीम से ले लीजिए, लेकिन काम कैसे होना है, कितना होना है और किस तरीके से होना है वो जो सारी अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती है। लोकसभा मेंबर कैन रिकमेंड वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इसके जो लोकसभा मेंबर हैं वो तो अपनी जहाँ से वो चुनते हैं वहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं वर्क, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पूरे मतलब जो एनीवेयर इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में नहीं, अपने स्टेट में किसी भी जगह पर वो बता सकते हैं काम कहाँ पे होना है। आप जानते हो राज्यसभा मेंबर जो होते हैं वो स्टेट से चुन के आते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से चुन के नहीं आते। तो राज्यसभा मेंबर जो हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं तो वो स्टेट के अंदर कहीं भी जो है उनको दिखता है कि काम होना है तो वहाँ पर वो काम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो वो भी जो है पूरी कंट्री में कहीं भी काम अगर होना है तो वहाँ पर वो करके आइडेंटिफाई काम को करवा सकते हैं। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड वो कहाँ पे कर सकते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इलेक्टेड वो कहाँ पे कर सकते हैं मनी स्पेंड, और जो नॉमिनेट मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के वो कहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं मनी। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस आपको मस्ट है कि याद रखने हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कावेरी रिवर के बारे में, कि ये रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कावेरी रिवर जो है इसका ओरिजिन जो है कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है रिवर, ये वेस्टर्न घाट्स में है ब्रह्मगिरी हिल्स। और ये हिल्स कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कर्नाटका स्टेट के अंदर, ठीक है। द रिवर बेसिन कवर 3 स्टेट, 3 स्टेट से होकर जाती है रिवर और यूटी। 3 स्टेट्स देख लेते हैं कौन कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। और यूटी कौन सा है, पुडुचेरी। तो तमिलनाडु में कितना इसका बेसिन एरिया है 43,868, कर्नाटका में 34,273 और केरला में है 2,866। इसके अलावा थोड़ा एरिया पुडुचेरी के अंदर भी आता है। तो ये रिवर का बेसिन एरिया हो गया है। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से हैं इसको पढ़ लीजिए आप। हेमावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, कबिनी है, अमरावती है, नोइल है और भवानी रिवर्स हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है मेन। और अपॉन एंटरिंग द तमिलनाडु द कावेरी कंटिन्यूज थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्विस्टेड वाइल्ड गॉर्जेस अंटिल इट रीचेज द होगेनकल फॉल्स। मतलब जो है डिफरेंट गॉर्जेस क्या होते हैं भाई, गॉर्जेस क्या होते हैं कि जो है जैसे एक ये एरिया उठा हुआ है और एक ये एरिया उठा हुआ है, ठीक है ना। ये एक लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है और ये गॉर्ज है बीच में, यहाँ से रिवर जा रही है। तो डिफरेंट गॉर्जेस फॉर्म करते हुए जो है ये रिवर तमिलनाडु में एंटर करती है और कहाँ तक जाती है, ये होगेनकल फॉल्स तक ये पहुँचती है। जो डैम्स मेन है इसके ऊपर बने हुए कौन सा है, वो मेदुर डैम है, तमिलनाडु में बनाया हुआ है फॉर इरिगेशन एंड हाइडल पावर पर्पस। ये इतना हमने पढ़ा क्यों कावेरी रिवर के बारे में, तो एक कल आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट चाहती है एक डैम बनाना, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना इस रिवर के ऊपर, जिसका विरोध कर रहा है तमिलनाडु, ठीक है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज के आर्टिकल थे, मेन आर्टिकल मैंने बता दिया इसमें। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका उस दिन का करंट अफेयर्स लगभग तैयार हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।